हेलो एवरीवन, वेलकम टू असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास। आज हम अपनी यूनिट 5 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट यानी कि किसी चीज़ की योजना बनाना। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रयोजना या प्रायोजना। ठीक है, ये दोनों शब्द आपको मिलेंगे, प्रयोजना या प्रायोजना। ये दोनों शब्द आपको हिंदी में लिखे हुए मिलेंगे। हमारा टॉपिक क्या कहता है कि हमने देखना है कि ये प्रोजेक्ट्स या जो ये प्रयोजना या प्रायोजना होती है, ये किस तरह से हेल्प करती है बच्चे को अधिगम में, या इससे क्या फायदे होते हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये प्रयोजना, प्रायोजना या प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद यूज ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये जो प्रयोजना, प्रायोजना या प्रोजेक्ट है, ये एक मेथड भी है। ये एक मेथड भी है, आपने नाम सुना होगा प्रोजेक्ट मेथड, प्रयोजना विधि। अब ये जो मेथड है, आप इस मेथड को कहाँ पढ़ते हैं, तो आप इसको पढ़ते हैं अपने टीचिंग में। आप अपनी टीचिंग में इसको पढ़ते हैं प्रोजेक्ट मेथड को। तो यहाँ पे ये जो अवधारणा है या फिर ये मेथड के रूप में हमारे पास कैसे आया, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। दो नाम आपने याद रखने हैं, जॉन डीवी और इधर मैं लिख रही हूं प्रोफेसर किलपैट्रिक, और वैसे इनको कहा जाता है प्रोफेसर डब्ल्यू किलपैट्रिक। ठीक है, डब्ल्यू लगा हुआ है इनके आगे, प्रोफेसर डब्ल्यू किलपैट्रिक। जॉन डीवी, प्रोफेसर डब्ल्यू किलपैट्रिक। आपने इन दोनों का नाम मुझे लगता है सुन ही रखा होगा। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध है। ठीक है, गुरु शिष्य संबंध है इनमें। अब गुरु शिष्य संबंध, गुरु कौन, शिष्य कौन, तो मैंने पहले क्या लिखा, जॉन डीवी। जॉन डीवी क्या है, गुरु है, और किलपैट्रिक क्या है, उनके शिष्य हैं। तो ये जो जॉन डीवी थे, ये जो गुरु थे किलपैट्रिक के, इनका ये मानना था कि जो शिक्षा है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसमें बालक के सामाजिक जीवन को तो अलग रखा जाता है और कक्षा शिक्षण अलग चलता है। यानी बालक को जो भी ज्ञान दिया जाता है कक्षा में, वो सारा का सारा सैद्धांतिक होता है, वो उसके वास्तविक जीवन के साथ कोई, उसके अंदर कोई कोरिलेशन नहीं होता। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है, केवल और केवल सैद्धांतिक ज्ञान होता है। ये कहना था हमारे जॉन डीवी जी का। अब जॉन डीवी ने अपने मन में जो भी बातें आती थी वो शेयर करते थे किलपैट्रिक के साथ। एक तो ये कहते थे कि भाई ऐसा कोई मेथड चाहिए, ऐसी कोई प्रणाली चाहिए हमें, जिससे कि बच्चे का जो कक्षा शिक्षण है, जो कक्षा में वो सीखता है, जो अधिगम होता है, वो उसके सामाजिक जीवन के साथ जुड़ भी जाए और कल को जीवन में काम भी आ सके। ऐसा कोई मेथड चाहिए। इसके अलावा वो ये कहते थे कि ये जो ज्ञान दिया जा रहा है ना, इसमें समन्वय नहीं है, सह संबंध नहीं है, सारे के सारे सब्जेक्ट अपनी अपनी बात कहते हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं दिखाई देता। सब सब्जेक्ट अलग अलग दिशा में चले जा रहे हैं, बच्चा किसी और दिशा में चले जा रहा है। आपस में सभी सब्जेक्ट के बीच में कोरिलेशन होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट को आपस में जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। एक सब्जेक्ट के उदाहरण दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए दिए जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें केवल और केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हुए जो भी एग्जाम्पल्स देने हैं वो अपने सब्जेक्ट से ही देने हैं, बाहर से नहीं देने। नहीं, आप हिस्ट्री पढ़ाते हुए साइंस के एग्जाम्पल दे सकते हो, साइंस पढ़ाते हुए हिस्ट्री के एग्जाम्पल दे सकते हो। इस तरह से आपने सभी सब्जेक्ट को जोड़ करके पढ़ाना है, ना कि अलग अलग करके। समन्वय स्थापित करना है और ऐसे तरीके से पढ़ाना है जिससे कि आपके बच्चे सैद्धांतिक ज्ञान में ही ना फंसे रहें, उनको व्यवहारिक ज्ञान मिले, उनको रट्टा लगाने की कोई जरूरत ही ना मिले। तो ये विचारधारा थी जॉन डीवी की। जॉन डीवी गुरु हैं, उन्होंने ये सब चीजें जो उनको अखरती थी ना कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ये दोष है, वो सारे के सारी चीजें शेयर करते थे प्रोफेसर
किलपैट्रिक के साथ। तो प्रोफेसर किलपैट्रिक अपने गुरु की विचारधारा से पूरी तरह से प्रभावित थे और फिर उन्होंने प्रयोजना विधि की शुरुआत की, उसका प्रवर्तन किया। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विधि के रूप में, मेथड के रूप में प्रयोजना विधि के प्रवर्तन का कार्य किसने किया या उसके प्रवर्तक कौन है, फाउंडर कौन है, तो वो है प्रोफेसर डब्ल्यू किलपैट्रिक। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये विचारधारा किसकी थी या प्रोफेसर डब्ल्यू किलपैट्रिक का जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किसकी विचारधारा पर आधारित था, तो जॉन डेवी की विचारधारा पर आधारित था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग थी जो कि मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। ठीक है। चलिए अब हम ना एक दो डेफिनेशंस भी करेंगे, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस, एग्जाम्स में आपकी हेल्प करते हैं आपको अच्छे नंबर दिलाने के लिए। तो प्रोजेक्ट की हम थोड़ी बहुत एक दो यहाँ पे डेफिनेशन करते हैं। चलिए सबसे पहले तो देखिए किलपैट्रिक के अनुसार ही उनकी द्वारा दी गई परिभाषा हम पढ़ने वाले हैं। और आप सभी को पता है, वैसे तो मैं हर क्लास में आपको बता ही देती हूँ कि हमने परिभाषा जो दी जाती है उसको एज इट इज ही पढ़ना होता है, लिखना होता है, उसमें हमें एक भी शब्द इधर उधर नहीं करना होता। हाँ, वी कांट चेंज इट। ओके, तो हमें सेम ही लिखना है। तो किलपैट्रिक ने जो परिभाषा दी है वो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाए। ठीक है, ये है किलपैट्रिक के द्वारा, खुद के द्वारा जो प्रवर्तक हैं इसके दी गई डेफिनेशन। ये डेफिनेशन क्या कहती है? प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाए। अब यहाँ पे देखिए, ये इसको एक उद्देश्यपूर्ण कार्य कह रहे हैं, यानी एक उद्देश्य की पूर्ति करता है प्रोजेक्ट जो होता है, और इसके साथ ही पूर्ण संलग्नता मतलब इन्वॉल्व होना। किसका इन्वॉल्व होना? बच्चों का इन्वॉल्व होना। ठीक है, बच्चों का इन्वॉल्व होना। और सामाजिक वातावरण अभी मैंने क्या बताया, जॉन डेवी ये कहते थे कि हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें बच्चे के सामाजिक जीवन को अलग रखा जाता है और कक्षा शिक्षण अलग चलता है। केवल और केवल सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, जो भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं वो बच्चे के सामाजिक जीवन से संबंधित नहीं होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए या ऐसा ही सुधार लाने के लिए तो डब्ल्यू किलपैट्रिक ने हमें ये पद्धति दी है, हमें ये विधि दी है। तो इसमें क्या किया जाता है, किलपैट्रिक कहते हैं कि इसमें ये एक उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ बच्चे पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं और इसके साथ ही वो क्या करते हैं, काम जो करते हैं वो सामाजिक वातावरण में करते हैं, यानी जो वास्तविकता है समाज की उससे संबंधित करके यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, ये है डब्ल्यू किलपैट्रिक के अनुसार दी गई परिभाषा। चलिए नेक्स्ट परिभाषा करते हैं। उसके बाद है बेलार्ड के अनुसार। बेलार्ड, ठीक है, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में
किया जाता है। ठीक है, अब बेलार्ड क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। यथार्थ जीवन का, यहाँ पे बात हुई ना सामाजिक जीवन की, तो यथार्थ जीवन का ही ये उसे एक भाग मानते हैं, जो रियल लाइफ है उससे रिलेट करके ही इसमें ज्ञान दिया जाता है, अधिगम कराया जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट रियल लाइफ का ही एक भाग होता है, रियल लाइफ से ही इसमें टॉपिक लेकर के बच्चे को सिखाया जाता है और इसे कहाँ प्रयोग किया जाता है? रियल लाइफ को कहाँ लेके लाया जाता है? विद्यालय में लाया जाता है। ठीक है, कोरिलेट किया जाता है, जो भी ज्ञान दिया जाता है उसमें बच्चे का जो वातावरण है या उसका जो जीवन है, जो उसकी रियल लाइफ है, उसको विद्यालय में ला करके उससे संबंध स्थापित करके फिर सिखाया जाता है बच्चे को। ये कहना है बेलार्ड का। और इसके बाद हम एक और डेफिनेशन करने वाले हैं, जो है पार्कर के अनुसार। ठीक है, पार्कर के अनुसार। अब पार्कर का क्या कहना है प्रोजेक्ट मेथड के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में? प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य करने की योजना एवं संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ठीक है, अब ये है पार्कर के अनुसार। पार्कर क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है, ठीक है, जिसमें छात्रों को कार्य करने की योजना एवं संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। उत्तरदायी बनाना मतलब उनमें क्या करना है? उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना है। उत्तरदायित्व की भावना का विकास कैसे होगा? जब बच्चे खुद से काम करेंगे। ठीक है, जब उन्हें व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा, जब उनको वो करके सीखेंगे कुछ, केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होगी उनको करके सिखाया जाएगा, तब ही वो उत्तरदायी बन पाएंगे। तो पार्कर कहते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है? एक ऐसा काम होता है जिसमें छात्र कार्य की योजना भी खुद बनाते हैं, कार्य को संपन्न भी खुद करते हैं, वो खुद उत्तरदायी है प्रत्येक चीज के लिए। ठीक है, अब देखिए जहां पे डेफिनेशंस को या परिभाषा को याद करने की बात आती है तो आप लोगों को ये लगता है कि एज इट इज याद नहीं हो सकती है या हमें याद नहीं होती है, तो आप कैसे किया कीजिए स्टूडेंट्स, आप कोई एक वर्ड याद रख सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप एक वर्ड याद कर लीजिए और उसके साथ जोड़ लीजिए। अब जैसे पार्कर का नाम है तो यहाँ पे पार्क ऐसे याद कर सकते हो ना, पार्कर को पार्क, और यहाँ पे उत्तरदायी। तो जब बच्चों को पार्क में भेजा जाता है तो क्या किया जाता है? किसी उत्तरदायी व्यक्ति को उसके साथ भेजा जाता है जो कि उनका ध्यान रख सके। तो इस तरह से यहाँ से इसको याद कर सकते हो आप। ये तो आपका माइंड चलना चाहिए, आपको ट्रिक बनानी आनी चाहिए कि कैसे आप इनको याद कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ तरीके हैं जिनसे हम परिभाषाओं को भी अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखो विद्यालय आया है ना, यहाँ पे तो विद्यालय किस पे जाना चाहिए? या पहले आपने देखा गांव के स्कूलों में बच्चे स्कूल किस पे जाते थे? बैलगाड़ी पे जाते थे। ठीक है, ऐसे याद कर लो। और इस तरह से हम अच्छे से ये परिभाषाएं भी याद कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो चलिए अब स्टेप पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब आपके सामने हैं चरण, सोपान या स्टेप्स।
कि किन किन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं प्रोजेक्ट का प्रयोग करते हुए या किसी भी प्रोजेक्ट का निर्माण करते समय। तो सबसे पहले देखिए आपके पास फर्स्ट स्टेप है प्रस्तावना। मैंने यहाँ पे एरोज लगा रखे हैं, ये इसी तरह से आगे चलेंगे, यानी यहाँ से लेकर के प्रस्तावना से लेकर के हमें यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन इसको डिस्क्राइब करती हूँ मैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना का मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो प्रोजेक्ट का हमारा टॉपिक है उसके लिए बच्चों को तैयार करेंगे। प्रस्तावना के अंतर्गत हम उनको इंट्रो करवाएंगे कि आखिर हम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानने वाले हैं या किसी प्रोजेक्ट को करने वाले हैं, इससे संबंधित जानकारी बालकों को दी जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए हम बच्चे को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। ये होता है प्रस्तावना के अंतर्गत जो पहला स्टेप होता है इसमें। फिर देखिए शीर्षक, यहाँ पे हमें हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो टॉपिक है वो मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शीर्षक, यानी शीर्षक मतलब हमारा प्रोजेक्ट, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वो डिसाइड हो जाएगा, यानी हमने किस पे काम करना है, क्या प्रोजेक्ट तैयार करना है, वो यहाँ पे फाइनल हो चुका होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रयोजन की आवश्यकता। देखिए जब तक बच्चों को ये नहीं पता चलेगा कि ये जो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है इसका क्या यूज है, इससे क्या फायदे हैं, तब तक बच्चे इस काम को करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम बच्चों को उसकी आवश्यकता के बारे में बताएंगे कि हम जो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो इससे ये फायदे होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा प्रयोजन यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसी को हिंदी में मैंने बताया था ना आपको, प्रयोजन या प्रयोजना कहते हैं। तो यहाँ पे वही प्रयोजना जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी आवश्यकता क्या है, उसका क्या उपयोग है, उसको जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो उससे फायदे क्या मिलेंगे, ये सब हम बच्चों को बताएंगे या फिर इससे रिलेटेड काम यहाँ पे किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए समस्या की व्याख्या। समस्या क्या मतलब, हमारा जो टॉपिक है, आपको पता है जो प्रोजेक्ट होता है उसमें जो टॉपिक होता है उसको समस्या कहा जाता है। क्लियर कर लेना अपने माइंड में, समस्या क्या है यहाँ पे, प्रोजेक्ट का टॉपिक। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है उसको पूरी तरह से हमने उसकी व्याख्या करनी है, उसको डिटेल में बताना है। इसके बाद है परिकल्पना का निर्माण। जो प्रोजेक्ट होता है उसको समस्या कहा जाता है। तो समस्या, इसका मतलब हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट पूरा करना, मतलब समस्या का समाधान करना। तो यहाँ पे समस्या, जो ये प्रोजेक्ट का टॉपिक है जिसे समस्या कहा गया है, उससे रिलेटेड परिकल्पनाएं बनेंगी, हाइपोथेसिस बनाई जाएंगी। हाइपोथेसिस क्या होती हैं, जैसे हमारे पास कोई समस्या है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं, कितने से भी बिंदु हो, चाहे 3 रास्ते हों उसको सॉल्व करने के, चाहे 4 हो चाहे 5 हो, वो जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, परिकल्पनाएं या फिर हाइपोथेसिस कहलाएंगी। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं सीमांकन। सीमांकन मतलब लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब आखिर ये प्रोजेक्ट किस विद्यालय के, कौन सी कक्षा के, कौन से बच्चे करने वाले हैं, ये होता है लिमिटेशन, ठीक है। इस मेथड को या इस प्रोजेक्ट को आप किन बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, वो विद्यालय के, वो क्लास के वो बच्चे जो हैं वो आएंगे यहाँ पे। सीमांकन, लिमिटेशंस, कि हमारी लिमिट कहाँ तक है, हमारी लिमिट इस विद्यालय के, इस कक्षा के इतने बच्चों तक है, तो हम उनके लिए ये प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। ये होता है सीमांकन। सीमांकन के बाद हम यहाँ पहुँचते हैं, हमारे प्रोजेक्ट की हमने रूपरेखा तैयार करनी है। रूपरेखा तैयार करनी यानी हम काम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे वो प्लानिंग होगी, यहाँ पे प्लान बनेगा, यहाँ पे रूपरेखा तैयार होगी कि काम किस तरह से किया जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, कलेक्टिंग ऑफ डाटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो डाटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, आंकड़े एकत्रित कैसे किए जाएंगे, जहां से भी जो भी सीमांकन के अंदर जिन पर भी हम इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर रहे हैं, हम समस्या का समाधान जिनसे निकलवा रहे हैं, जिन बच्चों से, वो बच्चे ही क्या करेंगे, आंकड़े इकट्ठे करवाएंगे हमें, ठीक है, वही हमारे लिए आंकड़े ले करके आएंगे। तो आंकड़े एकत्रित करने का काम यहाँ किया जाएगा, डाटा कलेक्शन का काम। इसके बाद उपकरण सामग्री की व्यवस्था। उपकरण सामग्री मतलब हमारा टूल क्या होगा। अब ये डाटा कलेक्शन जो करना है इसके लिए एक टूल भी तो चाहिए।
टूल मतलब हम बच्चों से क्या करेंगे, बच्चों से इंटरव्यू लेकर के जानकारी प्राप्त करेंगे, हम बच्चों से या जिस भी व्यक्ति से संबंधित हमारी समस्या है उस व्यक्ति का अवलोकन करेंगे, उससे प्रश्नावली भरवाएंगे हम, या फिर उससे जांच सूची भरवाएंगे। मतलब क्या करेंगे आखिर हम, कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, वो यहाँ पे हमारे उपकरण का काम करेगा। ये है उपकरण सामग्री की व्यवस्था। आगे चलिए, अब यहाँ पे आंकड़े आ चुके हैं, हमारे पास उपकरण भी है, हम टूल हमारे पास जो टूल होगा उसके द्वारा हमें जो आंकड़े इकट्ठे करेंगे उसका क्या करेंगे, विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण और क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि ये निष्कर्ष तैयार हो गया है। अब हमारे पास जो निष्कर्ष होगा उससे हम क्या करेंगे, परिणाम तैयार कर लेंगे कि क्या परिणाम रहा, ठीक है, जो भी काम किया उसका परिणाम क्या रहा। और यहाँ पे हम उन परिणामों का आगे कहाँ प्रयोग कर सकते हैं उसकी बात होगी। तो परिणामों का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग, कि जब हमारा जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ये आगे कभी जरूरत पड़े, नवीन परिस्थितियां यानी अगर कंडीशंस चेंज हो जाएं तो ये यूजफुल है आगे के लिए, फर्दर के लिए, या इसका प्रयोग केवल यहीं तक था। इस बिहाफ पे या इस बेस पे, इस रेफरेंस में यहाँ पे बात होगी कि परिणाम जो आए हैं इनका आगे कभी प्रयोग हो सकता है या सिर्फ इनका काम, इनका यूज यहीं तक था। तो इसके बारे में यहाँ पे बात होगी। और लास्ट में संदर्भ ग्रंथों की सूची भी तैयार की जाएगी। संदर्भ ग्रंथ, मान लीजिए आपने ये डाटा कलेक्ट किया है या जो पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, तो इसके लिए आपको बहुत सारे और जगह पर बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं या बहुत सारी जो भी पत्र पत्रिकाएं होती हैं या बहुत सारे लोगों से आपको मिलना पड़ा होगा, तो आपने कहीं ना कहीं से डाटा कलेक्ट के लिए स्टडी तो की होगी ना, तो ये होंगी रेफरेंस बुक्स, ठीक है। रेफरेंसेस बुक्स की यहाँ पे सूची तैयार की जाएगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके बारे में भी हमें बताना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ऐसे चलने वाला तो है, लंबा तो है, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आप समझेंगे इसको ध्यान से तो आपको बहुत ही अच्छे से ये याद भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से नाम से इनको पढ़ लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये छप जाए और आपको ये अच्छे से एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना मतलब बच्चों को प्रिपेयर करना है, बच्चों को तैयार करना है मेंटली कि हम एक प्रोजेक्ट के बारे में काम करने वाले, प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, ऐसा कुछ। शीर्षक, टॉपिक डिसाइड हो गया है प्रोजेक्ट का यहाँ पे। फिर आवश्यकता, बच्चों को बता रहे हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है, इसका आगे क्या यूज हो सकता है। और एक चीज मैं बता दूं, ये सारा ऐसे लिखा भी जाता है, ठीक है, ये लिखा भी जाता है ऐसे ही हेडिंग्स डाल के। प्रस्तावना के अंदर जो बता रही हूँ वो लिखोगे, शीर्षक के अंदर जो बता रही हूँ वो लिखोगे, ठीक है। ये करना तो है ही सही, ये स्टेप तो है ही, सोपान तो है ही, इसके साथ ही ये ऐसे तैयार फाइल भी तैयार की जाएगी इस तरह से हेडिंग्स डाल के, ठीक है। एक चीज और आपको बतानी थी जो कि मैंने बता दी है अब इन द लास्ट, तो फाइल भी ऐसे ही तैयार होगी। फाइल में भी ये सारे बिंदु बनेंगे, टॉपिक्स बनेंगे, ठीक है, हेडिंग्स बनेंगे। तो प्रस्तावना, इसके बाद शीर्षक, इसके बाद आवश्यकता बताई जाएगी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी, फिर इसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसको हम पूरी तरह से उसकी व्याख्या करेंगे कि आखिर हमने इसको चूज किया तो क्यों किया। फिर उसके बाद परिकल्पना, उसका समाधान, हमारी समस्या का समाधान निकालने के कितने रास्ते हो सकते हैं, तो वो बनेगी हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं परिकल्पना का निर्माण। सीमांकन, हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, उसकी बात। फिर रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी, आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे, फिर सामग्री, टूल का चयन किया जाएगा कि आखिर हमारा टूल कौन सा होगा, फिर उस टूल से इन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा, निष्कर्ष तैयार होगा। निष्कर्ष तैयार हो गया, यहाँ पे हम परिणाम दर्शा देंगे कि हमारा ये रिजल्ट रहा। अब उस रिजल्ट का नवीन परिस्थितियों में क्या प्रयोग है उस पर बात होगी, और फिर हम देंगे एक सूची, एक लिस्ट जो कि होगी रेफरेंसेस की, संदर्भ ग्रंथों की सूची। तो आज की कक्षा में यूज ऑफ प्रोजेक्ट्स इस टॉपिक के अंतर्गत स्टूडेंट्स आपने कॉन्सेप्ट जान लिया, प्रयोजना, प्रायोजना या प्रोजेक्ट्स का, साथ में ही आपने स्टेप्स पढ़ लिए हैं। अब अधिगम में या कक्षा शिक्षण में बच्चे को सिखाने में इनका क्या यूज है प्रोजेक्ट्स का, ये हम
हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। हैव अ नाइस डे, गुड लक।